बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कमाल अशरफ है। मैं गुज़श्ता तकरीबन 4 साल से चीमा हार्ट कॉम्प्लेक्स में एज चेस्ट स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ और यहाँ पे वाबस्ता हूँ। आज आपसे मुलाकात और आज आपसे बात करने का मकसद 2 बीमारियों को डिस्कस करना है। सबसे पहली चीज़ जिसको आज हम डिस्कस करेंगे उसको दमा कहा जाता है। दमे को हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ नामों से बुलाया जाता है। कुछ लोग इसको सांस की नालियों की एलर्जी बोलते हैं, कुछ इसको दमा कहते हैं, पंजाबी में कुछ लोग इसको दवा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ब्रोंकल एज़मा या एस्थमा के साथ नाम के साथ भी पुकारा जाता है। दमा एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सांस की नालियों की सोजिश होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, सांस के साथ सीटी की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। इसी तरह कुछ लोगों को खुश्क खांसी आना शुरू हो जाती है, जो कि बाद में प्रोडक्टिव कफ या बलगम के साथ भी खांसी शुरू हो सकती है। इसी तरह और भी बाकी अलामात हैं जो कि बीमारी की बाद की स्टेजेस में आ सकती हैं। दमा आम तौर पर एक ख़ानदानी बीमारी होती है जो कि जिनियाती तौर पर वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती है। इस वजह से एक ही ख़ानदान में आपको दमे के काफ़ी ज़्यादा जो हैं मरीज़ वो मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 बातें डिस्कस करना चाहूँगा ख़ास तौर पे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ गलत फहमियाँ हमारी सोसाइटी में इस मर्ज़ को लेकर, जिनके मुतालिक मेरा ख्याल में कि हमारी ये गुफ्तगू ज़रूरी हो जाती है करना। सबसे पहला जो सवाल हमारे से किया जाता है वो ये है कि क्या ये दमा काबिल इलाज है, क्या इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सकता है? तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। सिंपल इस तरह से है कि अच्छी दवाइयों के साथ, सही तरीके इलाज के साथ, सही तरीके से एहतियातें फॉलो करने के साथ हम इस मर्ज़ को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, मगर इसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आपका जिनियाती तौर पर आपकी पैदाइश इसके साथ हुई है। जिस तरह आपका रंग, आपका बाल, आपका कद, ये चीज़ें आपके साथ उम्र भर के लिए चलती हैं। इसी तरह दमे का और ये एलर्जी का जो मामला है ये भी आपके साथ सारी उम्र के लिए चलता है। मगर फिर वही बात कि अच्छे तरीके से एहतियातें, जिनको अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, और सही तरीके इलाज के साथ हम इस मर्ज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और अक्सर लोगों को बाद में दवाइयों की कोई ज़रूरत भी नहीं रहती। दूसरा सवाल जो हमारे से आम तौर पर किया जाता है वो ये है कि क्या ये दमा एक ऐसा मर्ज़ है जो कि लगने वाली बीमारी है? क्या ये एक हस्बैंड से वाइफ को लग सकती है या वालिदैन से बच्चों को लग सकती है? तो इसका जवाब है कि नहीं, दमा बिल्कुल भी एक लगने वाली बीमारी नहीं है। ये एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं हो सकती। पर जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि दमा जिनियाती मर्ज़ है, ये वालिदैन से बच्चों के अंदर मुंतकिल होता है। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रहने से मुंतकिल नहीं हो सकता, मगर ज़ाहिर सी बात है कि अगर वालिदैन में से कोई दमे का मरीज़ है या एलर्जी का मरीज़ है तो चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर ये मर्ज़ आ सकता है। तीसरा जो सवाल हमारे से बहुत ज़्यादा कॉमनली किया जाता है वो ये कि दमे के इलाज के अंदर जो अद्वियात का इस्तेमाल होता है, क्या वो सेफ़ होती हैं? तो इस हवाले से जवाब बहुत सिंपल है कि दमे के अंदर आम तौर पे साइंस की तरक्की की वजह से फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे हाइनून लैब्स वालों ने बहुत अच्छी दवाइयाँ इस हवाले से मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई हैं कि जिनको इस्तेमाल करने से दमा बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी किया जा सकता है और उनका कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो प्रेग्नेंट ख़वातीन वगैरह, बुज़ुर्ग, बच्चे तसल्ली के साथ इन दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं और अमूमी तौर पर इनके साथ ऐसा वैसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता। यहाँ पर मैं एक बात फिर रिमाइंड करवा दूं कि दमा एक ऐसी बीमारी है जो कि दवाइयों के साथ मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो सकती जब तक अच्छे तरीके से साथ एहतियातें ना की जाएं। तो इन एहतियातों में चंद मैं एहतियातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैं अक्सर अपने मरीज़ों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि दमे के मरीज़, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि बाज़ार जाएँ, मार्केट जाएँ, इधर उधर जाएँ तो मुँह और नाक को ढाँप के रखें, अपने आप को गर्द गुबार से, मिट्टी वगैरह से बचाएँ। इसी तरह कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस घर में रहते हैं वहाँ पालतू जानवर, परिंदे ना हों, जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पे कालीन नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पे मच्छरों को मारने के लिए स्प्रेज वगैरह या कॉयल वगैरह या जलेबी वगैरह का इस्तेमाल मत करें। और इसी तरह कोशिश ये करें कि पंखे के डायरेक्ट नीचे ना सोएं या एसी के डायरेक्ट सामने ना सोएं। अपने आप को धूल मिट्टी से जितना बचा के रख सकते हैं रखें। इसी तरह औरतें जो घर में काम कर रही होती हैं, धूल मिट्टी का काम होता है, सफाई वगैरह होती है, इसी तरह किचन में खाना वगैरह बनाना होता है तो उनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर होता है धूल मिट्टी वगैरह से। किचन में खाना बनाते हुए धुएं के साथ काफ़ी ज़्यादा उनका वास्ता पड़ता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मुंह पे मास्क वगैरह पहन लें, मुंह और नाक को अच्छे तरीके से ढांप लें जब भी ऐसा कोई काम करना है, ताकि धूल मिट्टी से बचाव हो सके।
عام طور پر دمے کا کھانے پینے کی چیزوں سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہوتا اور ایسے لوگ عام طور پر اپنی روزمرہ کی روٹین میں روزمرہ کی خوراک وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اور کوئی پرابلم وغیرہ نہیں ہوتا. مگر خوراک کے ساتھ کچھ الرجی ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ چیزیں کمپلیکیٹ ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے عام طور پہ ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کے ساتھ اکثر لوگوں کو زیادہ الرجی ہوتی ہے. تو یہ ہر انسان کے اندر ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو جو دمے کے مریض ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں جن کو ان کو الرجی ہوتی ہے اور ان خوراک کو یا ان چیزوں کو استعمال کرنے سے پرہیز کریں. یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ضروری نہیں کہ دمہ صرف دھول مٹی یا دھوئیں سے ہو، بلکہ دمے کی مختلف اقسام ہیں. تو زیادہ موٹاپے کی وجہ سے بھی دمے کی علامات وغیرہ آ سکتی ہیں. اسی طرح جو لوگ زیادہ انفیکشن جن کو ہوتے رہتے ہیں چیسٹ وغیرہ کے یا گلے کے، ان کے اندر بھی دمے کی علامات آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ معدے میں تیزابیت اگر ہو تو اس کی وجہ سے بھی دمے کی علامات وغیرہ آ سکتی ہیں. تو اس کے مختلف ویریئنٹس ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جو بھی لوگ اس بیماری سے لڑ رہے ہیں یا اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں وہ اپنے معالج سے رابطہ کریں اور ان کی انسٹرکشنز پہ، ان کی ہدایات پہ عمل کریں تاکہ اس معاملے کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا جا سکے. اس حوالے سے مارکیٹ میں مختلف قسم کے ادویات بھی دستیاب ہیں. کامبی ویئر ہمارے پاس روٹا کیپس وغیرہ ہیں، ٹائیو ویئر ہمارے پاس روٹا کیپس وغیرہ ہیں. ان کے استعمال سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پر یہاں پر میں پھر زور دوں گا کہ اپنی معالج سے ملیں، ان کی ہدایات اور ان کی لکھی ہوئی ادویات کے مطابق چلیں تاکہ آپ اس مرض کو کنٹرول کر سکیں. دوسرا ٹاپک جس پہ میں خاص طور پہ آج بات کرنا چاہوں گا وہ آج کل بڑا ہاٹ ٹاپک ہے جس پہ کافی زیادہ ڈسکشن چل بھی رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ اور باقی میڈیا پہ بھی اس کا کافی زیادہ چرچا وغیرہ ہے، اور وہ ہے کرونا. کرونا ایک ایسا وائرس ہے جو کہ تقریباً پچھلے سال تقریباً اکتوبر کے مہینے میں ہی یہ نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ پھیلتا ہوا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ گئی. بدقسمتی سے پاکستان بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا اور تقریباً جنوری یا فروری میں پاکستان کے اندر بھی اس وائرس کے کیسز آنا شروع ہو گئے. کرونا ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر ہر انسان کے اندر مختلف علامات آتی ہیں. تو آپ اس کو کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کہ ایک بندے میں یہ علامات آ رہی ہیں تو ضروری ہے دوسرے میں بھی یہ ہوں. جو لوگ کرونا سے متاثر ہوتے ہیں 96% لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر نہ ہونے کے برابر یا بالکل معمولی سی آتی ہیں علامات. مثلا گلا خراب ہونا، نزلہ زکام ہونا، ہلکا سا بخار ہونا، جسم میں درد رہنا یا کمزوری محسوس ہونا. ایسے لوگوں کو ہاسپٹل میں داخلے کی یا کسی خاص طور پہ علاج کی ضرورت نہیں ہوتی. ایسے لوگوں کو گھر میں اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. صرف 10 دن یا 14 دن کے لیے وہ اپنے آپ کو گھر میں آئسولیشن کے اندر رکھیں، اپنی آکسیجن وغیرہ چیک کرتے رہیں، اپنی خوراک کو بہتر رکھیں، پانی وغیرہ پیتے رہیں اچھے طریقے سے، اپنی امیونٹی کو برقرار رکھیں. تو تقریباً 10 سے 14 دن کے اندر ریکوری ہو جاتی ہے اور یہ پھر نارمل اپنی روٹین میں لوگوں میں مل جل سکتے ہیں، گھل مل سکتے ہیں. مگر تقریباً 3 سے 4% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کرونا وائرس پھیپھڑوں تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں پہ نمونیا پیدا کر دیتا ہے. یہ جو نمونیا ہوتا ہے یہ چند خطرناک ترین نمونیاز میں سے ایک ہوتا ہے. اس کے اندر سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری ہونا شروع ہو جاتی ہے، خشک کھانسی آ رہی ہوتی ہے، بلڈ پریشر وغیرہ ڈراپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح جسم میں آکسیجن سیچوریشن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ہاسپٹل میں داخلے کی فوری طور پر ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ بات میں تھوڑی سی ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ اس حوالے سے بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. یہ بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے کہ کرونا کا ابھی تک کوئی حتمی علاج دریافت نہیں ہو سکا. کوئی بھی ایسا علاج نہیں ہے، کوئی بھی ایسا انجیکشن یا کوئی بھی ایسے ڈرپ وغیرہ نہیں ہے جس کو لگا کر کہا جا سکے کہ جی 100% انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. تحقیق ضرور چل رہی ہے، ٹھیک ہے، مگر جو ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے اس کا زیادہ تر فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جسم میں آکسیجن کی کمی کو پورا کیا جا سکے اور دوائیں استعمال کروا کے ڈیمیج کنٹرول کیا جا سکے. یعنی کہ کرونا کی وجہ سے باقی اعضاء کو متاثر ہونے سے بچایا جا سکے اور جتنا پھیپھڑوں کو بچایا جا سکتا ہے اتنی کوشش کی جا سکے. ابھی تک یہاں پر کرونا کا نہ تو کوئی ٹریٹمنٹ ابھی تک دریافت ہو سکا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ویکسینیشن ہے. اس حوالے سے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنی احتیاطیں جاری رکھیں. خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں کرونا کے کیسز میں کافی زیادہ کمی ہونا شروع ہو گئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں یا ہم یہ سوچیں کہ کرونا سے ہماری جان مکمل طور پر چھوٹ چکی ہے.
अच्छे तरीके से अभी भी अगर हम एहतियातें रखें तो हम इस बीमारी को मुकम्मल तौर पे अपनी सोसाइटी में से ख़त्म कर सकते हैं। इस हवाले से ये बात ज़रूरी है कि ये बात जहन में रखें कि कोरोना की ना तो कोई वैक्सीन है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने आप की हिफाजत जो है उसको यकीनी कर सकें, और ना ही इसका कोई हतमी इलाज है कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोरोना हो जाए तो आपको इलाज करके अपने आप को बचा सके मुकम्मल तौर पे। तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है और वो ये है कि अच्छे तरीके से हम एहतियातें करें। एहतियातें बहुत सिंपल हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके मुतालिक आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि गैर ज़रूरी इज्तिमाओं में, गैर ज़रूरी जगहों पे, गैर ज़रूरी जलसों में या ऐसी जगहों पे जाने से परहेज़ करें जहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो। कोशिश ये करें कि अगर मुमकिन हो सके तो ग्लव्स वगैरह पहन कर बाहर निकलें, ताकि वो जगह जहाँ पर कोरोना का जरासीम स्टे कर सकता है उनको टच ना करें और वो फिर आपके नाक कान गले वगैरह को तक ना पहुँचें। इसी तरह मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कोशिश करें कि जहाँ पर भी दो लोग हों, समाजी मजबूरियाँ या आपकी जो सोशल लाइफ या आपकी कारोबारी ज़िंदगी के अंदर मिलना जुलना होता है, कम से कम 6 फुट का फासला ज़रूर रखें। एक दूसरे के सामने खांसी करने से या एक दूसरे के सामने छींकने से परहेज करें। अगर ऐसा वैसा हो भी कोई किस्सा तो आप अच्छे तरीके से यहाँ पर अपना नाक वगैरह रख के खांस सकते हैं ताकि अगले तक आपके जरासीम ट्रांसफ़र ना हो। कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है, मगर ये कि उसके लिए एज अ सोसाइटी हमारा इकट्ठा काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक्स, हमारा जो अवाम, हमारे जो बाकी लोग हैं, हुकूमती नुमाइंदे वगैरह, हम सब एक ही पेज पे हों और हम कोशिश करें कि हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से इस बीमारी को कॉम्बैट करें ताकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर से इस बीमारी से महफूज रह सके। कोरोना के हवाले से हम मज़ीद डिस्कशन के लिए इंशाल्लाह कुछ दिनों के अंदर लाइव टेलीफोन कॉल्स के ऊपर भी आपसे रब्ता करेंगे, जहां पर मैं इंशाल्लाह मौजूद होऊंगा और आप सबकी लाइव टेलीफोन कॉल्स पे आपके जो भी सवाल या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी बात जो कि आप पूछना चाहते हैं, वो मेरी कोशिश होगी कि मैं फ़ोन पे आपसे उस सिलसिले में मज़ीद डिटेल में बात कर सकूं। ये दोनों टॉपिक्स वैसे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम मांगते हैं और इन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो सकती है, मगर अभी लिमिटेड टाइम के अंदर हम इतना ही टॉपिक कवर कर सके हैं। तो अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।